विवेकानंद परिवारजक जी रोजड़ गुजरात से पधारे हुए हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि मंच पे आकर आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे युवा वक्ता श्री अनुज शास्त्री जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि 20 मिनट में अपने विचार रखने की कृपा करेंगे। श्री अनुज शास्त्री। ओम ओम। सभी सज्जन महानुभाव मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे, अपने अंतःकरण उस वातावरण को पवित्र बनाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आज की सभा के सभापति महोदय, इसी वेदी पर विराजित जिनके अभी सारगर्भित और एक चेतना से पूर्ण स्वर को आप सुन रहे थे, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री आदरणीय विनय आर्य जी, उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान दयानंद तिवारी जी, मंत्री कोषाध्यक्ष महोदय और इस मंच पर विराजित सन्यासी वृंद हमारे गुरुकुलानंद कच्छाहारी जी, सभी यहां पर उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, पूजा एवं सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों। अब एक इतनी सुंदर बात अभी हमारे मंत्री जी आपके बीच में रख रहे थे, और बंधुओं मैं एक छोटा सा शब्द बोल रहा हूं बस, और वो शब्द क्या है कि दो व्यक्ति होते हैं जो समझाते हैं, एक होता है संत और एक होता है सिपाही। और याद रखिएगा, जो संत के संकेत को नहीं समझता उसे सिपाही की बेत का सामना करना पड़ता है। संत संकेत से समझाने का प्रयास करता है। आर्य समाज का जो मंच है ये संतों का मंच है, ये एक विचार का मंच है। अभी आदरणीय विनय आर्य जी ने कितनी सारगर्भित बातें, और ये जो चीज है ये एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी समस्या है जिस समस्या पर आज विचार करने की जरूरत है। दोपहर की सभा में भी कार्यक्रम रखा गया, उसमें गुरुकुल की क्या प्रासंगिकता थी, गुरुकुल क्यों आवश्यक थे भारतवर्ष के लिए, और गुरुकुल कालीन पद्धति में कितना विकास भारतवर्ष ने किया है, वैदिक व्यवस्था में कितना विकास हमने किया है, गुरुकुलों के मिट जाने के कारण कितना विनाश और ह्रास भारतवर्ष का आर्यवर्त का हुआ है, उन सब चीजों पर चर्चा आप लोगों ने की है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताएं, इस भारतवर्ष के अंदर राजतंत्र है या प्रजातंत्र है? क्यों जी? प्रजातंत्र है। और राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का कानून राजा के लिए, राजा के द्वारा थोपा जाता है, वहां राजशाही सत्ता होती है। और प्रजातंत्र में प्रजा का नियम होता है, प्रजा के हित में होता है, प्रजा के लिए होता है। लेकिन स्थिति बिगड़ती चली गई है कि प्रजा के जो काम करना था प्रजा ने समाज के लिए, उसके प्रति प्रजा जागरूक नहीं है। मैं एक चीज ये आप लोगों से बड़े निवेदन के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ इस मंच से बोलना चाहता हूं कि जिस समय 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले, टीवी मैकाले इस भारतवर्ष के अंदर आया था, और यहां से लौटने के बाद में वो एडम स्मिथ के साथ में आया और यहां का पूरा सर्वे किया, निरीक्षण किया भारतवर्ष का, और वो जाकर के ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर के कहता है कि मैंने भारतवर्ष का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ भ्रमण किया है, मैंने भारत को देखा है, घूमा है, और मैंने घूम घूम करके देखा कि भारतवर्ष में कोई अशिक्षित नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। ये लॉर्ड मैकाले कह रहा है 2 फरवरी 1835 को। तो पूछा कि वहां कोई अशिक्षित नहीं है, भिखारी नहीं है, तो कारण क्या है उसका? तो उसने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण है वहां का एजुकेशन सिस्टम। वहां का एजुकेशन पूरा का पूरा जो है गुरुकुलीय पद्धति पर आधारित है।
वहां वैदिक व्यवस्था को गुरुकुलों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हजारों हजारों लाखों लाखों आचार्य हैं। और एक बात जो बड़ी गंभीरता के साथ में टीवी मैकॉले कह रहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर के वो कहता है कि उस समय में 7,32,000 गांव होते थे और ये वो गांव थे जहां पर रिवेन्यूज कलेक्ट होता था। और इसी रिवेन्यू कलेक्ट करने वाले इन प्रत्येक गांव में, जो टीवी मैकाले कह रहा है इस बात को, कि हर गांव में, प्रत्येक गांव में, अपनी भाषा में बोला, प्रत्येक गांव में एक स्कूल है जिसको वो गुरुकुल कहते हैं। और इसी गुरुकुलों के माध्यम से, इसी वैदिक संस्कृति के माध्यम से, इसी प्रचार प्रसार के माध्यम से ये भारतवर्ष बचा हुआ था। विदेशी जो आक्रांता थे उनको घुसने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हम जागरूक थे। क्या किया फिर? वो इस देश में आक्रमण करते चले गए, घुसते चले गए, और सबसे पहला और बड़ा काम हुआ शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना। शिक्षा व्यवस्था टूटी, गुरुकुल समाप्त हो गए, जागरूकता समाप्त होती चली गई। आप सब आर्य एकत्र हो जाइए और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने का प्रयास करिए। कि ये दूरगामी जो परिणाम है, इस परिणामों पर विचार करने की जरूरत है महानुभाव। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और भगवान श्री रामचंद्र ने आज से लाखों साल पूर्व, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन पढ़िएगा आप। वैदिक को गुरुकुल के अंदर पढ़े हुए लोगों के जीवन चरित्र को और दर्शन को पढ़िएगा। श्री रामचंद्र ने गुरुकुल से शिक्षा पाई है, योगेश्वर कृष्ण ने गुरुकुल से शिक्षा पाई है, इसी वैदिक संस्कृति में पले बड़े हुए हैं। और श्री रामचंद्र जिस समय रावण को परास्त कर देते हैं, रावण को हरा देते हैं, और हराने के बाद में देखना कैसा चरित्र और कैसा आचरण रहा होगा उन लोगों का। चाहते तो लंका को अपने अधीन कर सकते थे, लेकिन नहीं, बोले मैं लंका को अपने अधीन नहीं करना चाहता, मैंने लंका का एक राजा घोषित किया है पहले से। कौन थे वो? विभीषण। मैंने विभीषण को राजा बनाने का संकल्प लिया है और राजा बनाया। और बनाने के बाद में जिस समय चलने के लिए निवेदन किया कि अब मैं वापस अपने देश लौटना, अपने अयोध्या जाना चाहता हूं, तो जब लौटने लगे तो महानुभाव विभीषण खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और वो कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपने ये लंका विजित करके मुझे सौंप तो दी है, लेकिन ये बताते जाओ कि इसको चलाऊं कैसे। अब जरा उत्तर सुनना, कितना प्यारा और कितना बढ़िया उत्तर लिखा है महर्षि वाल्मीकि जी ने। जिस समय उन्होंने निवेदन किया कि ये बताओ इसको चलाऊं कैसे, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि विभीषण, तुमने ठीक प्रश्न किया है, बिल्कुल ठीक बात कही है। तुमने कहा कि इसको चलाऊं कैसे। याद रखना, अभी तक केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, व्यवस्था नहीं बदली है, व्यवस्था ज्यों की त्यों है। जो कायदे कानून, जो नियम पहले रावण चलाता था, वो संविधान ज्यों का त्यों है। अभी केवल सत्ता बदली है, कुर्सी बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जनता को पूरा लाभ मिले, तो रावण के बनाए हुए कानूनों को जलाना पड़ेगा। सारे कानून जितने रावण ने बनाए हैं उसको जलाओ, और जलाने के बाद में व्यवस्था को बदलो। जिस दिन व्यवस्था बदल जाएगी उस दिन जनता का हित होना शुरू हो जाएगा। और भारतवर्ष के अंदर भी यही हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस भारत देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को जो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से सत्ता किसके हाथ में आई? भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में आई। केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था बोलो नहीं बदली है। व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, शिक्षा को बदलने की जरूरत है। शिक्षा के साथ में धर्म साथ में चलेगा। हमारे यहां विधान है, आप संध्या में भी पढ़ते हैं मंत्र, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया रेन जपो उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहां धर्म को वरीयता दी जाती है। और याद रखना, मैं आपसे यह बात कहकर के वाणी को विरमित करूंगा अपनी, कि हमारे देश के अंदर जो लोग कहते हैं वेद पूरा विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, और आर्य समाज का यह कार्य है और कर रहा है आर्य समाज अपने जन्म से लेकर अब तक। हमारे गुरुकुलों के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाया जाता था, हमारे गुरुकुलों के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, हमारे गुरुकुलों के अंदर जितनी भी सारी ये विद्याएं हैं जो आज इनको मॉडर्न साइंस ये लोग कहते हैं, वो सारी गुरुकुलों में होती थी। वो सारी की सारी विद्या जो लुप्त कर दी उन लोगों ने, कुछ हमसे चुरा करके ले गए, कुछ हमसे छीन करके ले गए, कुछ हमारे आचार्यों पर अत्याचार करके चले गए। कुछ इस देश के अंदर ऐसे घुसपैठी, ऐसे गद्दार किस्म के लोग थे जिन्होंने दुश्मनों का साथ दिया और हमारे ऐसे अच्छे अच्छे बहादुर वीरों को विनाश करवाया।
ये चीज मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आज हम आर्य समाज के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 1854 और 55 में महर्षि दयानंद ने प्रवास किया था उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड में जिस समय वो प्रवास कर रहे थे, यहां करके उन्होंने ज्वलंत समस्याओं को देखा कि समाज का वर्ग किस किस समस्या से आतंकित है, कौन कौन सी वो पीड़ाएं हैं, कौन कौन से वो दर्द हैं जो मेरे देश की जनता को खाए जा रहे हैं। एकमात्र वो सन्यासी ऐसा था, ऋषिवर देव दयानंद, जो स्त्री की दशा पर रोया है, जो गाय की दशा पर रोया है, जो राष्ट्र की दशा पर रोया है, जो नौजवान की दशा पर रोया है, जो भारत देश की बिगड़ी हुई स्थिति पर रोया है। एकमात्र भारतवर्ष के अंदर वो सन्यासी ऋषिवर दयानंद हुआ है। मानवों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप लोगों से, नैनीताल के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना का जिक्र कर रहे थे, वो 1874 के अंदर अभी तल्ली ताल नामक जगह, जिसका गजानंद, मैं नाम लेना चाहूंगा उनका, गजानंद नाम के व्यक्ति ने, वो त्यागी पुरुष महर्षि दयानंद से इतने प्रभावित हुए कि उनके प्रभाव में आकर के अपना घर दान कर दिया। गजानंद जी ने अपना घर दान किया कि महर्षि जी इसमें आर्य समाज की स्थापना करो। कितना त्याग था उन लोगों के अंदर। आज आप यदि आर्य समाज को पुनः बचाना चाहते हो, पुनः आर्य समाज के उन कार्यों को जो महर्षि दयानंद छोड़कर चले गए हैं उनको पूरा करना चाहते हो, तो हमारे आदरणीय मंत्री जी की बात को आपने समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उस बात को कि छोटे छोटे कार्य करते जाओ, छोटे छोटे कार्य से समाज को जोड़ते जाओ। कोई व्यक्ति गरीब है, निसहाय है, सहायता मांगता है, आज ईसाई मिशनरियां यही तो काम कर रही है, आज इस्लाम के मानने वाले लोग यही तो काम कर रहे हैं। जब उनको आवश्यकता पड़ती है, आपके पास आते हैं तो मना हो जाती है और दूसरे लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। इसलिए आप लोग प्रयास करें, उनको सीने से लगाए। आर्य समाज ने अपने जन्म से लेकर के 1875 से अब तक यही काम किया है, जो नीचे गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने का काम किया है, और इसी में उन्नति है। उन्नति इसी बात का द्योतक है, उत नत, उत मैंने उठ जाओ और नत मैंने झुक जाओ। मैंने अपना विकास करो, उठ जाओ, और फिर जो नीचे पड़े हुए लोग हैं, जो अविद्या से ग्रसित हैं अभी, उनको उठाने के लिए झुको और फिर ऊपर उठ जाओ। इसी का नाम है उन्नति। और आर्य समाज क्या चाहता है? आपकी उन्नति चाहता है। ये थोड़े से विचार मैंने रखे हैं, आगामी सभाओं में भी आपसे चर्चा होगी। आदरणीय विनय हमारे मंत्री जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, इतनी सारगर्भित चर्चा थोड़े से समय में उन्होंने हमारे बीच में रखी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे बीच में रखे।